चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। कल क्लास ना आने का रीज़न था, है ना। कल एक्चुअल में क्या हुआ कि माता जी का थोड़ी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं काफ़ी बिजी था, तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। आज भी बिजी था, पर मैंने कहा आज तो किसी हाल में भी क्लास देनी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है इकोनॉमी की। और मैंने आपसे कह भी रखा, वादा भी कर रखा कि इकोनॉमी आपके अच्छे लेवल पे जाएगी, वो मेरी गारंटी है। और जिस तरीके से इकोनॉमी के 4 और 5 वीडियो लास्ट में हमने दे रखा है इकोनॉमी शुरू के, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी काम आएंगे, काम आने वाले हैं नोट्स और ये जो कंटेंट है, और जिस तरीके से माहौल है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि हम फिलहाल पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है अपने टारगेटों को हिट करते हैं, क्योंकि आर भी आने वाली है। और लगभग आपका जो एंटी मेंस होगा वहाँ तक भी ये टॉपिक जो है काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे परसों मैंने ज्योग्राफी की क्लास दी थी, तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको वहाँ से कंटेंट मिला होगा, है ना। आज इकोनॉमी के पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक आ गए हैं। पार्ट 5 में देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ से मेंस में भी खासा बन सकता है, और कई बार ये आपके यूकेपीएससी का काफ़ी फेवरेट जॉनर है, और यूकेपीएससी का भी फेवरेट जॉनर है ना, जीडीपी वाला। तो देखिएगा बच्चों, इकोनॉमी में 2 चीजें होती है। एक होती है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और एक होता है आर्थिक विकास। समझ में आना क्या होता है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। अब यहां पे जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है। और जिस तरीके से पहले मैं इन चीजों पे कंफ्यूज होता था, और बाद में कैसे तोड़ निकाल के इन टॉपिकों को आसानी से किया जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली देखिएगा यहाँ पे हिंदी में बहुत ही जटिल है समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और आर्थिक विकास का मतलब होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट। काफी हद तक उम्मीद है कि इंग्लिश में आपको इसने जो है एक रिलैक्स दे दिया होगा कि यार हाँ, थोड़ा तो समझ में आया, ठीक है। देखिएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये आप समझ जाइएगा। जिसे ग्रोथ को आप यहाँ पे समृद्धि बोलते हो, और डेवलपमेंट को तो आपको पता है विकास, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं, आपको पता है, ठीक है। ग्रोथ जो है सिर्फ परिणात्मक होती है, परिणात्मक, ठीक है, परिणात्मक होती है, ये गुणात्मक नहीं होती है ग्रोथ कभी भी। अब समझ में आएगा आपको, टेंशन न ले, सब समझ में आ जाएगा। जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों तरीके से होता है, परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ये याद रखिएगा, ये आगे और काम आएंगे जब मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगा। गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब यहाँ पे क्वालिटी से मतलब होता है क्वालिटी, है ना। और परिणाम का मतलब यहाँ पे रिजल्ट, एक प्रकार से कह सकते हो कि जो रिजल्ट होते हैं रिजल्ट से होते हैं। अब देखिएगा दोनों में क्या है। ग्रोथ का मतलब क्या है, देखिएगा जैसे मैं हूं, ठीक है। ग्रोथ देखिएगा 2 प्रकार के हैं यहाँ पे। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैं पहले ही आपको बता दूं, ग्रोथ क्या होता है। जैसे मैं हूं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है। यार मेरी सैलरी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, देखिएगा देश की जो राष्ट्रीय आय है उस पर भी फर्क पड़ेगा, है ना। हम लोगों की जो सैलरी, एक आदमी पकड़ रहा हूं, आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि सर आपसे क्या हो जाएगा देश में। लेकिन यार हमें तो उदाहरण समझना है ना, हमें तो टॉपिक में समझना है, एक ही व्यक्ति से समझना है। माना समझो एक्स की जो है सैलरी बढ़ गई है, बहुत तरीके से समझेगा इसको। एक्स की सैलरी बढ़ गई है, एक्स की सैलरी बढ़ी है, ये समझेगा। एक्स की सैलरी बढ़ी है यानी कि एक्स का वेतन बढ़ा है, तो आर्थिक रूप से तो उसका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ इसे ही तो बोलोगे ना, डेवलपमेंट थोड़ी होता है यार, ये ग्रोथ होता है। इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सैलरी बढ़ना और पैसे ज्यादा से ज्यादा आना, ये होता है आपका समृद्धि या ग्रोथ होता है। समझ में आना। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। मेरी सैलरी बढ़ी, अब मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे पेट में प्रॉब्लम थी,
पेट में ये प्रॉब्लम थी कि मुझे खाना नहीं पच पा रहा था, काफी लंबे समय से खाना नहीं पच पा रहा है। समझ में आया ना? दूसरे की कंडीशन कैसी थी? सैलरी तो बढ़ रही थी उसकी, वो कंप्यूटर में अच्छा काम कर रहा था, सब चीज कर रहा था, समझने की कोशिश करिएगा। उसका पांव जो था, समझ में आना, उसका पांव जो था एक प्रकार से कह सकते हो कि पैरालाइज था। एक पांव, वो एक पांव से और एक जो स्टिक होता है उससे जाता था ऑफिस और कंप्यूटर में बैठता था। दिमाग और हाथ से वो बढ़िया था कंप्यूटर और इससे सैलरी उसकी बढ़ाते गए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वीक था। तो यहां पे दो चीजें हैं, ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ के और से वो जो एक्स था जिसका पैरालाइज था, इकोनॉमी ग्रोथ उसकी अच्छी थी, यानी कि वेतन हेतन इकोनॉमी ग्रोथ, वो समृद्ध आदमी था, आर्थिक समृद्ध आदमी था। लेकिन आर्थिक विकास की नजरिए से देखे, स्वास्थ्य, समझ में ना, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा सब चीज आती है विकास में। तो आर्थिक विकास की नजरिए से, समझ में ना, डेवलपमेंट की नजरिए से वो आदमी जो था वो वीक था। अब समझिएगा इस टॉपिक को यार, है ना? आप लोगों को यार सीधे मसाला पकड़ा दूं, मेरा मकसद वो नहीं है। आर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां से जो बच्चा आपका इकोनॉमी में वीक है और उसे लग रहा है कि लोअर पीसीएस मेंस में इकोनॉमी की चीजें आएंगी, तो वो भी समझ सकता है, यहां से टारगेट कर सकता है। समझ में ना, समझ विकसित करनी है। जब हम डीप जाएंगे तो आसानी से उस चीज को लिख सकते हो। समझिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा यार, है ना? क्योंकि काफी मेहनत से ये टॉपिक जनरेट होते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे स्वास्थ्य उसका वीक था, एक पांव से वो विकलांग था, और सैलरी उसकी आपने देखी होगी बहुत स्ट्रांग लेवल पे 2 लाख सैलरी थी। इकोनॉमी ग्रोथ के नजरिए से वो बंदा जो था, समझ में आया ना, इकोनॉमी ग्रोथ की हिसाब से वो स्ट्रांग था, लेकिन इकोनॉमी डेवलपमेंट के हिसाब से यहां पे स्वास्थ्य काउंट होता है, तो यहां पे क्या था, वो वीक था। अब समझिएगा, अब टोटली मैं आपसे कहने क्या चाह रहा हूं, ग्रोथ का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है? ग्रोथ मतलब जहां पे आपकी इकोनॉमी तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, समझ में आना। और डेवलपमेंट मतलब जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे आप समझ सकते हो शिक्षा हो गई, जैसे जीवन प्रत्याशा हो गई, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर। और ग्रोथ के इंडिकेटर क्या हो गए? सैलरी, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी। समझिएगा, ये चीज बहुत, जीडीपी में ग्रोथ होता है ना यार, जीडीपी आगे नीचे होती है। इस साल देश की जीडीपी 100 करोड़ है, इस साल देश की जीडीपी 100 करोड़ है, तो अगले साल 200 करोड़ होगी, सपोज करो, मान कर लो। तो इसका क्या हो रहा है? पैसों में ही तो काउंट हो रहा है ना, आर्थिक ग्रोथ ही तो बढ़ रही है जीडीपी में। जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, एनडीपी हो गई, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनएनपी हो गया। ये जो सब है, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय इनकम, पर कैपिटल इनकम, समझेगा, राष्ट्रीय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये सब जो है ये आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ही पार्ट है। समझिएगा, ये सब जो है आर्थिक, अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो, जीडीपी बढ़ेगी, किसमें बढ़ेगी? किसमें बढ़ेगी बताओ? पैसों में ही तो बढ़ेगी ना। जीएनपी भी बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा? पैसों में बढ़ेगा। यहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा यार। जीएनपी क्या विकलांग होगा क्या? जीएनपी का एक आंख खराब होगी क्या? आप कुछ समझो ना, क्या जीएनपी में शिक्षा की कमी होगी क्या? स्पेशली जीएनपी को समझो, क्या जीएनपी मानसिक रूप से विकलांग होगा? नहीं, ठीक है। जीएनपी जो है वो पैसों पे डील करेगा, समझ में आया ना? तो जहां पे याद रखिएगा, ये डील आपके विकास की, आपके पैसों से, आपकी सैलरी से होगी। जहां पे पैसा आ जाएगा वहां पे ग्रोथ होगी, और ये क्या होगा? आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक समृद्धि मापने का सबसे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश की देखोगे, आपसे क्वेश्चन आएगा मेंस में या इंटरव्यू में पूछे जाएगा कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे, समझ में आना, सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है? तो वहां पे आप लोग बेहिचक आंसर मान के आ रहिएगा, पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति
यानी कि पर कैपिटल इनकम। अब आप समझते जाइएगा, पर कैपिटल इनकम इकोनॉमी ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर जिस देश की पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, सब क्वेश्चन में रिलेट करवा रहा हूं यार, बहुत काम आएंगे, तरीके से सीख लो इन चीजों को, ठीक है। तो जहां पे पर कैपिटल इनकम उच्च होगी, जिस देश की बहुत अच्छे लेवल पे होगी, समझ में आया ना, तो वो देश क्या होगा, आर्थिक समृद्धि की हिसाब से, आर्थिक समृद्धि के हिसाब से क्या होगा, टॉप पे होगा, नंबर 1 पे होगा। जिस देश की पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा होगी, उस देश में क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ सबसे हायर लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ का सबसे अच्छा इंडिकेटर जो है, जितने भी अर्थशास्त्री है या जितने भी इस पे लिस्ट है, वो क्या मानते हैं, पर कैपिटल इनकम मानते हैं। आई बात समझ में? समझते जाइएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बता रहा हूं। यही मैं ऑफलाइन पढ़ाता ना, सोचो, हालांकि पसंद नापसंद वाली अपनी बात है, समझ में आना, लेकिन एक बच्चों को निकालने की होड़ होती है। एक टीचर 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, मैं ये नहीं कहूंगा। एक होते हैं कि ठीक है ऑफलाइन चला के, लेकिन एक होते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और कई लड़के ये सोचते हैं कि यार हम लोग फ्री में करते हैं तो क्या कंटेंट देते होंगे ये लोग, रेगुलर क्लास चलती हैं, लेकिन रिजल्ट अब क्या कह सकते हैं यार, है ना। जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है और जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रखा है इन दिनों, उनको लेके तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अगर मामला गंभीर हो तो जरूर क्या कहते हैं संज्ञान में लेके उसकी हायर जांच जरूर होनी चाहिए, अगर मामला गंभीर है तो। उससे क्या होगा यार, जो मेहनती छात्र है ना, समझ रहे हो, वो मानसिक रूप से विकलांग हो गया है। मानसिक रूप से विकलांग का मतलब समझ रहे हो, मानसिक रूप से विकलांग का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों यार, बहुत सारे तो हवा में बात कर देते हैं ना, बहुत सारे लोग हवा में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें अपने से मतलब होता। लेकिन हमारे पास जो कॉल्स आ रही है, जो फोन्स आ रहे बच्चों को, जो बहुत सीरियस मोड पे लगे हुए थे, बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, मानसिक रूप से वो अपने आप को विकलांग घोषित कर रहे हैं। लेकिन हौसला तो देना है यार, हम गुरु है, टीचर है ना। तो ये माहौल क्रिएट हो चुका है, तो यार इससे बाहर निकलो थोड़ा, है ना, थोड़ा आगे बढ़ो। आपके एग्जाम की डेट है, आरओ आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग मिलके करते हैं। देखिएगा आर्थिक समृद्धि में लिखिएगा, आर्थिक समृद्धि में, अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थिक समृद्धि में लिखिएगा, अर्थशास्त्र में, आर्थिक समृद्धि में, अर्थशास्त्र में उत्पादन में वृद्धि होती है, लिखिएगा। उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे संबंधित जो चीजें हैं लिखिएगा, श्रम, उत्पादन में क्या लगा होगा, श्रम लगा होगा, पूंजी लगी होगी, है ना, व्यापार लगा होगा, समझ में आया ना, और ब्याज। तो ये जो चीजें हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है इकोनॉमी ग्रोथ में, इकोनॉमी ग्रोथ में। तो उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उत्पादन में कौन कौन सी चीजें लगी होती है, श्रम लगी होती है, पूंजी लगी होती है, व्यापार लगा होता है, ब्याज लगा होता है। एक बार बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा था कि व्यापार जो है वो किसका हिस्सा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, यानी कि आर्थिक समृद्धि का है या आर्थिक विकास का है। तो देखिएगा व्यापार जो है आर्थिक समृद्धि का, पूंजी आर्थिक समृद्धि का, श्रम आर्थिक समृद्धि का पार्ट है, और ब्याज आर्थिक समृद्धि का पार्ट है। तो ये आपका आर्थिक समृद्धि रही। उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आया होगा। अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, है ना, और इसके जो और अन्य चीजें हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि में, उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सब आर्थिक समृद्धि का पार्ट है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर में पूछा जा सकता, मेंस में आ भी सकता लिखने के लिए, तो इन सब पे लिख सकते हो आप लोग, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है आर्थिक विकास की बात करते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करते हैं।
आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट और इकोनॉमी ग्रोथ को एक ही समझते हैं। आई बात समझ में? मैंने आपको माइनस जो है दोनों में डिफरेंट बता दिया है कि किस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ काम करता है और किस तरीके से इकोनॉमी डेवलपमेंट काम करता है। ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, डेवलपमेंट क्या होता है देखिएगा, विकास। समझ में आया ना? विकास का मतलब देखिएगा पैसों या सैलरी से नहीं होता है। यहां पे एक बात अपने दिमाग में कर लेना, यहां पे विकास का मतलब होता है स्वास्थ्य से, जीवन प्रत्याशा से, शिक्षा से, स्किल से और भी जो चीजें हैं। ठीक है, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। क्योंकि बीच बीच में प्यास भी लग जाती है, आपको पता है एनर्जी से पढ़ाना होता है तो, है ना? तो स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्किल। इसके अलावा लिखिएगा साक्षरता, इसके अलावा लिखिएगा साक्षरता, पोषण स्तर, अब देखो यार, आप लोग तरीके से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो, ठीक है? अब मैं आपको बहुत बड़ा इंडिकेटर देने वाला हूं कि किस तरीके से हमें टॉपिक को कवर करना है और किस तरीके से ग्रोथ करना है। आई बात समझ में? समझिएगा चीजों को। अगर आप समझ रहे हो, मुझे लगातार कंटिन्यू देख रहे हो, तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा ना, एक अच्छे लेवल पे आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जीएस में भी हो, चाहे उत्तराखंड में, चाहे हिंदी में। आपने देख लिया स्टार्टिंग में आपने बहुत ज्यादा हिंदी और उत्तराखंड में आप लोग वीक थे, तो वहां पे मैंने आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ हमला करके आगे बढ़ाया है। अब मैं लगातार जीएस में ताबड़तोड़ हमले कर रहा हूं और आपने देख लिया कि जीएस भी आप लोगों को जो है एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसका रीजन है मैं आपको आरओ एआरओ भी लेके चल रहा हूं इस जीएस के साथ, तो इसलिए भी कंटिन्यू देखे। जो आरओ एआरओ वाले बच्चे हैं, कोचिंग यार देखो, आप ऑफलाइन जाओ, प्रैक्टिस पेपर दो, वो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ चलते हो तो मैं खुद तैयारी में हूं, तो आपकी भी तैयारी उसी हिसाब से करवाऊंगा जिस लेवल पे मैं सोचता हूं, उसी लेवल पे आपकी करवाऊंगा। क्योंकि लेवल वही है कि लास्ट जॉनर होना चाहिए और समझ भी विकसित होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर, कैसे अपने दिमाग में चीजों को स्टोर करें और किस तरीके से किसी भी चीज को लेके उसका एक बोलते हो ना खाका, यानी कि जैसे यहां पे आर्थिक विकास है, यहां पे देखिएगा स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्किल, साक्षरता और पोषण स्तर, ये सब चीज आर्थिक विकास में आते हैं। अब देखो, जब ये चीजें आती है, स्वास्थ्य आता है, जीवन प्रत्याशा आता है, शिक्षा आती है, इन तीन चीजों को लेके एक पैरामीटर बनाया हुआ था एसडीआई, आपने देखा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था, इन चीजों को ऐड किया था। तो एसडीआई जो है वो क्या दर्शाता है? वो आर्थिक समृद्धि को दर्शाएगा या आर्थिक विकास को दर्शाएगा? फिर ये बताओ। जो एसडीआई ना बच्चों, वो दर्शाएगा किसको? आर्थिक विकास को। अब देखो, यहां से हर चीज जोड़ रहा हूं। जो आपका हैप्पी इंडेक्स है, हैप्पी इंडेक्स है, वो भी किसको दर्शाएगा? आर्थिक विकास को दर्शाएगा। समझ में आया ना? इसके अलावा और भी इंडेक्स है, जैसे एक फिजिकल इंडेक्स होता है, वो भी इसी को दर्शाता है। हैप्पी इंडेक्स हो गया, समझ में आया ना? तो ये जो मोस्टली इंडेक्स होते हैं वो आर्थिक विकास को दिखाते हैं, ठीक है? तो यहां पे आर्थिक विकास पे बात की जाती है साक्षरता की, स्वास्थ्य की, जीवन प्रत्याशा की, शिक्षा की, स्किल की। साथ ही देखेगा इसमें सामाजिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तरों की बात की जाती है। अब कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। सोशल स्टैंडर्ड मतलब सोशल जो स्टेज होती है, सामाजिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर की भी बात आती है। अब देखो, यहीं पे समझाऊंगा आपको। आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा, आप लोग अगर ग्रुप सी के हैं
तो आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन आप लोग अगर अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो आप लोग रुकिए और बार बार समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रुक के देखिएगा, ठीक है। हालांकि एक ही में समझ में आ जाएगा। आर्थिक देखिएगा, वहां पे तो सिर्फ आर्थिक स्तर की बात होती है, कहां पे आर्थिक समृद्धि में, लेकिन आर्थिक विकास में सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर दोनों की बात होती है। समझ में आया ना। आर्थिक स्तर में किसकी बात होती है यहाँ पे मतलब जो भी आर्थिक मतलब सारी चीजों को लेके चलता है, समझ में आना। जो जीडीपी एनडीपी है उनको भी लेके चलता है, ऐसा नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा सामाजिक स्तर में जैसे स्वास्थ्य हो गया, जीवन प्रत्याशा होगी, शिक्षा होगी, ये सामाजिक स्तर के हिस्से है ना, तो इन पे भी आर्थिक विकास पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। साथ ही देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि सिर्फ गुणात्मक होती है, समझ में आया ना, सॉरी मात्रात्मक होती है, सॉरी आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन आर्थिक विकास देखिएगा, आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। यहां पे गुणात्मक का मतलब है क्वालिटी से, गुणा से मतलब नहीं है, गुणात्मक का मतलब इकोनॉमी में होता है क्वालिटी। अपने दिमाग में छाप लीजिएगा कि जहां पे भी आप इकोनॉमी में गुणात्मक पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है यहाँ पे क्वालिटी से, समझ में आना, क्वालिटी से होता है, लिख लीजिएगा, क्वालिटी से यहाँ पे इसका मतलब होता है किसका, गुणात्मक का। तो ये इतना बड़ा विषय है कि मात्रात्मक को तो लेके चल रहा है, साथ में ऐड कर रहा है क्या, क्वालिटी यानी कि गुणात्मक को। आई बात समझ में। आर्थिक विकास में आपका एसडीआई हो गया, ठीक है, और भी इंडिकेटर्स हैं जितने भी, जैसे हैप्पी इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स स्वास्थ्य से, शिक्षा से, स्किल से, पोषण स्तर से, स्वास्थ्य से, इन सभी चीजों से जो भी इंडेक्स आता है वर्ल्ड स्तर पे या भारतीय स्तर पे, तो वो सब क्या दिखाएंगे, वो सब दिखाएंगे इकोनॉमी डेवलपमेंट को। आई बात समझ में, लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब हम जो आर्थिक समृद्धि है उसके पहलुओं को लेके चलते हैं। हेडिंग बनाइएगा, जो आर्थिक समृद्धि में पहलू थे, क्या जीडीपी, आर्थिक समृद्धि के ही वो क्या थे। इसके बाद आर्थिक विकास में भी जाएंगे, उसमें एसडीआई पढ़ाऊंगा, बहुत सी सारी चीजें उसमें, कम नहीं है। सबसे पहले आर्थिक समृद्धि के इंडिकेटर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चौथा एनएनपी। इन चारों पे खासी चर्चा रहेगी। ये चारों के चार पार्ट किसके हैं, आर्थिक समृद्धि के हिस्से हैं। तो ये सब क्या दिखाते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ को दिखाते हैं, टोटल कहने का मतलब है, समझ में ना। ये सब जो है क्या दिखाते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ को दिखाते हैं। बहुत सरल भाषा में, बहुत जल्दी में आप इन चारों चीजों को समझा दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। एक बार अपने दिमाग में छापिएगा, एक मैप बनाऊंगा और अगले 10 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। एक बार समझिएगा, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार समझा रहा हूं, आप जितना डीप बना सकते हो, जितना डीप पढ़ सकते हो, बात वही है। फाइनल में क्या है, एक तोड़ बता देता हूं मैं आपको कि क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस यानी कि, ठीक है, ग्रॉस। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, दोनों ही चीज बता देता हूं। भारत का मैप मैंने आपको बताया था कि मैंने 7-8 में जब पढ़ता था तो आर्ट वीक थी, तो इसकी जगह संगीत ले लिया, आर्ट की जगह संगीत को चुन लिया और संस्कृति की जगह उर्दू को चुन लिया। अजीब किस्म के थे हम उस टाइम पे, ठीक है, दुनिया से थोड़ा हट के। तो देखिएगा, ये मैप है, ये देखिएगा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, राजनीतिक नहीं है, सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का। भारत का क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी में, भौगोलिक क्षेत्रफल। जीडीपी क्या होता है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये पूरे भारत का मैप है।
ये पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। एक देश की भौगोलिक सीमा, अगर आप जीडीपी की बात करोगे तो भारत को नहीं भी लेते हो, किसी देश को लेते हो, तो एक देश की किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वहां पे वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य, समझ रहे हो? किसी भी देश में उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाती है? वहां की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाती है। परिभाषा समझ में आई? अब मैं आपको पन्ने खोलूं एक एक करके। अब देखिएगा, वो कह रहा है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित कुल वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य। समझ में आना? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। अब आप मुझे बताओ, क्या भारत में यूएसए के नागरिक नहीं रहते हैं क्या? क्या यूएसए की कंपनियां भारत में काम नहीं कर रही है क्या? क्या जापान की कंपनियां काम नहीं कर रही है क्या? चाइनीज वीवो ओप्पो काम नहीं कर रहा है क्या? वो सभी तो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है ना। क्या भारत की आईआईटी सिर्फ भारत के आईआईटी जाते हैं क्या? गूगल अगर वगैरह में वहां के नहीं आते क्या? फॉरेन के, जैसे श्रीलंका के लगा लो, श्रीलंका के, जैसे नेपाल के लगा लो, क्या नेपाल के लोग भारत की भौगोलिक सीमा? मैं तो अपने उत्तराखंड जहां चंपावत जिला में रहता हूँ, यहाँ से जो बनबसा वाला एरिया है वो पूरा लगा है, जहां पंचेसर मेरा एक ग्राम पंचायत है, वो जो काली नदी है उसके ठीक सामने नेपाल है, वहां के आधे लोग यहाँ पे लेबरी करने आते हैं। तो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहे ना इस बीच में, तो ये समझने वाली बात है, याद रखेगा। जीडीपी में जितने भी लोग, जितनी भी फॉरेन की कंपनियां, जितने भी देश के लोग भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत काम करेंगे, समझ में आना, उन सबको भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे वो यूएसए की कंपनी हो, यूएसए की कंपनी हो इसमें, चाहे नेपाल के नागरिक काम कर रहे हो, क्योंकि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं सब, चाहे श्रीलंका के लोग काम कर रहे हो, चाहे जापान की कंपनियां काम कर रही हो, जापान के लोग काम कर रहे हो। जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे तो इन सबको, चाहे वो अगर भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत यूएसए के नागरिक है, जापान के नागरिक है, नेपाल के नागरिक है, श्रीलंका के कंपनी है, लोग है, चाहे इनकी कंपनियां हैं, अगर वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादित की जा रही है, उनका अंतिम मूल्य होगा, वो सब भारत की जीडीपी में ही काउंट होगा। थोड़ा एनर्जी लग रही है आपको समझाने में, लेकिन आप समझ गए हो। तो वो सब क्या होगा बताइएगा? भारत की सीमा, भारत के भौगोलिक सीमा में वो सब अभी काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या होंगे? भारत की जीडीपी का हिस्सा होंगे। आप तरीके से समझो यार। अब जीएनपी की बात करते हैं। जीडीपी समझ गए? समझ में आना? जीडीपी इतना, अगर मैं इधर को जाऊं तो दिख रहा आपको? ठीक है, वेल एंड गुड। अब देखिएगा, जीएनपी की बात करते हैं। सेम है, याद रखिएगा। जीएनपी सेम नहीं, मतलब थोड़ा तो डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? दोनों को एक साथ मिक्सअप करके, थोड़ा जल्दबाजी में बन देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि ये पता नहीं क्या बन गया है, पता चल रहा कि केनिया का नक्शा बन गया है ना। थोड़ा सम्मान भी होना चाहिए देश के प्रति, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के बना दो। हर किसी को भारतीय मैप बनाना आना चाहिए। चलो, जैसा भी है, ये इतना नहीं है, हल्का ऐसा है, ठीक है। अब जीएनपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी समझ में आई, पहला टॉपिक। दूसरा देखिएगा जीएनपी क्या है। अब देखिएगा, अभी तक हमने देखा कि जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत की सीमा के अंतर्गत काम कर रही है, सभी कर रही है। यूएसए की कंपनियां भी थी और जापान के जो थे वो क्या थे? लोग भी थे। अब ऐसा ही याद रखिएगा, ऐसा ही भारत के जो नागरिक होंगे बच्चों, वो दूसरे देशों में भी तो काम कर रहे होंगे। भारत की जो कंपनियां हैं वो भी तो जापान, यूएसए, श्रीलंका, नेपाल, यहां पे भी भारत के लोग, समझेगा इस चीज को, ठीक है। भारत के लोग, वो भारत की कंपनियां काम कर रही होंगी ना, भारत की कंपनियां काम कर रही होंगी ना। सपोज करो ये श्रीलंका है, सपोज करो ये श्रीलंका है। अगर जब श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में भारत के लोग और भारत की कंपनियां जब काम करेंगी,
श्रीलंका सरकार जब अपनी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करेगी तो भारत के लोग और भारत की कंपनियां का जितना भी, ठीक है, जितना भी प्राइस होगा उन्होंने श्रीलंका की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कमाया होगा, तो कोई भी देश उसे अपनी जीडीपी में शामिल करेगा क्योंकि उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है किसी भी देश। इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया पर्टिकुलर देश में आया, लेकिन इसकी परिभाषा होती है किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी ग्रह का हो, कोई भी एलियन हो, अगर वो भारत में काम कर रहा, भारत की जीडीपी की बात आएगी तो वो भारत की जीडीपी में ही शामिल होगा। ठीक है, अब भारत के लोग भी तो दूसरी जगह काम कर रहे होंगे, तो जैसे श्रीलंका में भारत के लोग, भारत की कंपनियां काम कर रही है, तो श्रीलंका सरकार की जीडीपी की जब बात आएगी तो भारत के लोग और भारत की कंपनियों की जो आय होगी तो वो तो श्रीलंका की जीडीपी में जुड़ेगी। लेकिन जब जीएनपी की बात करेंगे ना तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां पे राष्ट्रीय शब्द जुड़ जाता है और यहां पे डोमेस्टिक जुड़ जाता है। डोमेस्टिक और नेशनल में बहुत फर्क है, नेशनल में राष्ट्रीय शब्द जुड़ जाता है, एन जुड़ जाता है। तो जीएनपी कहता है कि हमें जो है सिर्फ जो भारत के नागरिक है, याद रखेगा जीएनपी क्या कहता है, समझ में आना, जीएनपी क्या करता है, जीएनपी कहता है कि हम जिस भी देश की, ठीक है, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी को काउंट करेंगे तो हम उस देश के सिर्फ नागरिकों का ही, ठीक है, जो सैलरी है, जो नागरिकों द्वारा कंपनियां बनाई गई है उनकी जो सैलरी है उसको ही हम रखेंगे, जिसकी नेशनलिटी जो है उस देश की होगी। जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत, अब यहां पे नेशनलिटी की बात होगी, नागरिकता की बात होगी। आपको पता होगा कि भारत के जो स्टूडेंट होते हैं या भारत के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, या तो एम्प्लॉय वीजा में अमेरिका में काम करते हैं या स्टूडेंट वीजा में क्या करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, या भारत की कंपनियां जो अमेरिका में होती है, तो भारत की कंपनियां जो होती है, याद रखेगा, वो क्या कहती है, उनकी नागरिकता भारत की होती है लेकिन क्या करती है, वो अमेरिका में काम करती है। नागरिकता तो उनकी इंडिया में है ना, समझिएगा। अब जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में याद रखेगा, ठीक है, इस भौगोलिक, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित कुल वस्तुओं का अंतिम मूल्य समझिएगा, प्लस क्या होगा, विदेशों से अर्जित आय, और यहां पे विदेशों से अर्जित आय को हम एम लेते हैं, विदेशों से अर्जित आय को हम एम लेते हैं। और दूसरा समझ में ना, विदेशों से अर्जित आय का मतलब है कि जो लोग भारत के विदेश में रह रहे हैं, जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है, एम अमेरिका में रह रहा है, नागरिकता तो भारत की है ना, उसके द्वारा, अब देखो जो अमेरिका में है, जैसे मेरा कोई रिलेशन में है, मेरा भाई सपोज करो अमेरिका में है, एक बात कह रहा हूं, ठीक है, वो अमेरिका में है लेकिन उसकी फैमिली तो इंडिया रहती है ना, तो वहां से वो सैलरी भेज रहा है ना अपने परिवार के लिए, तो सैलरी भेज रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपने घर का भरण पोषण कर रहा है ना, तो वही मैं कह रहा हूं, वो जो है, ठीक है, उसे हम एम बोलते हैं। मेरा भाई ऐसी स्थिति में क्या होगा, एम काउंट होगा। तो उसने कंपनी भी खोली है तो भेज तो यहां रहा है ना, तो विदेशों में जो रह रहे भारत के लोग, भारत की कंपनियां, अगर वो भारत में पैसा भेज रहे हैं तो उनको हम क्या कर लेंगे, जीएनपी में शामिल करेंगे। अब दूसरी चीज जीएनपी में देखेगा, जो यूएसए के लोग थे, जो जापान के लोग थे, जो जापान की कंपनियां थी, अब वो तो जापान के है ना, ये लोग यही इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी देंगे, ये अपने घर ही तो भेजेंगे पैसा। तो जो भारत में रह रहे विदेशी नागरिक है, समझ में आना, जो भारत में रह रहे विदेशी नागरिक है उनको एक्स से इंक्लूड किया जाता है, तो उनकी जो इनकम और उनकी जो आय होती है उसको माइनस किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो विदेश भेजेंगे ना, और जो विदेश में रह रहे भारतीय उनको एम से इंडिकेट किया जाता है, तो वो तो भारत में भेजेंगे ना पैसे। तो जो एम है, जो भारत के नागरिक है, वो विदेशों में रह रहे, यहां पे नागरिक से संबंधित है, याद रखेगा, जो भारत का नागरिक होगा जीएनपी में उसके ही पैसे, उसकी ही सैलरी, उसका ही उत्पादन और उसकी सेवा को ही इंक्लूड किया जाएगा। यहां पे अगर भारत में कोई फॉरेन का रह रहा है, वो कितना कमा रहा भारत में, वो कितना भेज रहा है, उसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी नागरिकता क्या है, फॉरेन की है। यहां पे जिसकी नागरिकता भारत की होगी, तो चाहे वो यूएसए में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, कहीं रहे, तो उनकी आय को ऐड किया जाता है, और जो भारत में विदेशी रह रहे हैं और जो विदेशी कंपनी है उनको माइनस किया जा रहा है। और जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, जो भारत के विदेशी है, मैंने आपको बताया, उनको एम से इंडिकेट किया जाता है, और जो भारत में रह रहे विदेशी और विदेशी कंपनियां है उसको एक्स से इंक्लूड किया जाता है। अब देखिएगा जीएनपी बराबर फॉर्मूला क्या बनता है,
जीएनपी बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, जीएनपी बराबर जीडीपी, देखिएगा उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत प्लस एम। अब प्लस एम कौन है, ये भारत के नागरिक है जो अन्य अन्य देशों में क्या है, अन्य अन्य देशों में काम कर रहे हैं और वहां से भारत में पैसा भेज रहे हैं। माइनस एक्स, ये एक्स कौन है, जो भारत में रह रहे भारतीय है, सॉरी जो भारत में रह रहे विदेशी है, समझ में है ना, जो भारत में रह रहे विदेशी है उनकी आय, और जो भारत में विदेशी कंपनियां हैं वो एक्स को इंडिकेट करती है। तो विदेशी की जो आय और इनकम होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स और एम का मतलब यहाँ पे आप समझ गए। एम क्या है, वो भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे और यहां पैसा भेज रहे। एक्स कौन है, जो भारत में विदेशी रह रहे और पैसा कहां भेज रहे, बाहर भेज रहे। तो यहाँ पे एन हो जाता है, तो एन का मतलब नेशनल होता है और नेशनलिटी से मतलब होता है। तो जीएनपी में याद रखिएगा ओनली ऑन भारत के नागरिकों की इनकम, सेवाएं और उनके वस्तुओं का अंतिम मूल्य इंक्लूड होता है, फॉरेन के नहीं, इसलिए इसका फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। हाँ कहां है, बहुत सिंपल है। अब देखिएगा एनडीपी क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, सब देखिएगा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जीडीपी। जीडीपी समझ गए तो ये जीडीपी के फॉर्मूले से ही बनते हैं, ये सब जीडीपी के फॉर्मूले से बनते हैं। एनडीपी क्या होता है देखिएगा। अब आपने देखा होगा कि कोई कंपनी है, वहां पे कोई मशीन लगी है, कोई मशीन लगी है। अब वो मशीन लगा लो किसी कमीज का उत्पाद, कोई कमीज बना रही है, कोई शर्ट बना रही है, मतलब कोई जीन्स बना रही है। अब हमें तो कमीज और जीन्स दिख रहा है, कई बार मशीन क्या हो जाती है, खराब भी तो हो जाती है। कई बार मशीन की बैटरी चली गई, कई बार मशीन का कोई पुर्जा जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। इसे क्या बोला जाता है, मूल्यह्रास। कोई भी मशीन है किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखता है। जैसे सपोज करो यार मैंने 1 करोड़ की मशीन ली है, फ्लेक्स छापने वाली, ठीक है। आपको तो सिर्फ फ्लेक्स दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, 1 करोड़ की मशीन। अब क्या हुआ, इस बीच में मैंने फ्लेक्स छापे और 50 करोड़ की इसकी बैटरी खराब हो गई। 50 करोड़ की इसकी क्या हो गई, बैटरी खराब हो गई। 50 करोड़ तो जेब से लगेंगे ना, 1 करोड़ की लगी थी और 50 लाख, 1 करोड़ की ली थी और 50 लाख की बैटरी खराब हो गई, तो 50 लाख तो और लगाने पड़ेंगे ना। तो इस मशीन में मेरे कितने लग गए, टोटल 1.5 करोड़ रुपए लग गए। तो जो 50 लाख रुपए उसकी घिसावट थी, या बैटरी खराब हो गई, या सपोज करो कोई पुर्जा उसका हिल गया, उसको लगाया, वो खराब हो गया, घिस गया धीरे धीरे, तो उस चीज को बोलते हैं मूल्यह्रास। समझ में ना, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। तो एनडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होता है, याद रखेगा, एनडीपी का मतलब होता है जीडीपी, लिखेगा माइनस मूल्यह्रास। माइनस क्या, मूल्यह्रास, माइनस मूल्यह्रास। डी है तो डी होगा, याद रखेगा। अब यहां पे एनएनपी है, एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी। देखिएगा एन नेशनल है ये, और यहां पे डोमेस्टिक है। जहां पे एनडीपी का फॉर्मूला आएगा तो यहां पे आप जीएनपी नहीं घुसा सकते हो, यहां पे जीएनपी नहीं घुसा सकते हो। यहां पे क्या घुसाना पड़ेगा आपको, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करना पड़ेगा। जहां पे एनएनपी है वहां पे आपको जीएनपी माइनस मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास करना पड़ेगा। बहुत इजी है, समझ में आया। अब आप एक प्रकार से करो तो जीएनपी क्या है, सपोज करो एक प्रकार से अब आप समझ रहे होंगे कि सब ने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया है। अब देखो यहां पे जीडीपी क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझो कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी बराबर फॉर्मूला याद रखना, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक हिंट दे रहा हूं। तो एनडीपी बराबर क्या होता है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य माइनस मूल्यह्रास। माइनस क्या, मूल्यह्रास, यही तो है। ये देखो जीडीपी तो आया ही है ना, माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी बराबर। तो आपको जीडीपी का पता होना चाहिए। जीडीपी क्या है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, ये डेफिनेशन होगी। माइनस मूल्यह्रास लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपी। और एनएनपी बराबर क्या बनेगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी में मैंने आपको क्या बताया, ठीक है,
एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का मतलब वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य माइनस माइनस क्या एम सॉरी प्लस एम माइनस एक्स। एम कौन? जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं, एम वो, और एक्स कौन? जो विदेशी भारत में रह रहे हैं और वो क्या पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो वो माइनस मूल्य राशि क्या बन जाएगा? एनएनपी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, मुझे कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ा दिया है। आप लोग अगर होशियार हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो हिंट समझ में आ जाती है। इतना तो शायद यार, इतना पसीना, इतनी वो तो लोग अगर तरीके से करे ना, मैं तरीके से करूँ ना, तो मैं खुद ही आपको पता है कि 25 30 40 हजार कमा दूं, उससे ज्यादा ही। जो अगर आपको फ्री लग रहा है तो मैं पेड कोर्स कर दूं क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? बार बार आप पेड लिख रहे हो कि सर पेड कोर्स है। पेड नहीं है यार पेड कोर्स। इतना डीप अगर आपको लगता है कि कोई इतना मतलब वो नहीं करवा सकता, बहुत करवाते हैं मुझे पता है, लेकिन एक रेगुलर वे में कोई इतना डीप नहीं करवाता है, ठीक है। एक आधी चैनल है उत्तराखंड में, आपको पता है, एक दो चैनल है जो लगातार चलाते, एक पांडे जी हैं, एक और हमारा यूथ क्लास है जो परमानेंट वीडियो आपके लिए बनाते हैं और परमानेंट कोर्स पे बना रहे हैं हम लोग। तो कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर पेड कोर्स तो नहीं है। नहीं है यार पेड कोर्स, हम लोग दिल से मेहनत करते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि आप पेड कोर्स से बच जाए और आपकी बेरोजगारी में हम लोग कुछ सहारा दे पाए आपको। हमारा मकसद है कि आपकी बेरोजगारी में दो हाथ हम भी लगा सके आपको आगे बढ़ाने में, क्योंकि हमें पता है कि बेरोजगारी कितनी भयानक चीज है। समझ में ना, कितनी भयानक चीज है। और आप सपोज करो कि इतने भयंकर कंटेंट को बनाने में मेहनत तो लगती होगी, बिना मेहनत के तो नहीं हो पाता है ना। समझाना, समझना, किस तरीके से बच्चों के लिए क्वेश्चन निकालना है, क्या निकालना है, रिसर्च, कंटेंट, टाइम लगता है। तो यार मेहनत को अप्रिशिएट करें, और जो बच्चे भटक रहे हैं उनको भी बोलिएगा कि देख लिया करो, है ना। परमानेंट जो स्टार्टिंग से जुड़ा है आप तो जुड़े रहो, और फाइनली मिलते हैं जब सिलेक्शन होगा, ठीक है। सभी मिलना जरूर, जो जहां भी है। इस बार वीडियो में भी जिनका सिलेक्शन हुआ, बहुत मैसेज आ गए हैं, उनसे मिलूंगा जरूर, ठीक है। अभी एक आधों को मैं देखता हूँ लाइव आते भी है तो उनको लेके आता हूँ। मकसद क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा बस, फालतू ये नहीं कि प्रमोशन ये वो सो। मैं मकसद की ओर आऊंगा। मेरा मकसद है कि पहाड़ में गरीब से गरीब जो बच्चा है, ठीक है, उसकी बेरोजगारी में और उसकी गरीबी में दो हाथ हम भी लगा सके अपनी शिक्षा से, और उसको आगे बढ़ाने में भरसक कोशिश करें, है ना, भरसक कोशिश करें। जिन लोगों ने बेरोजगारी देखी नहीं है और जो हमारी तरह मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, तो हमें पता है कि हमारे लिए एक एक पैसा, एक एक मिनट, एक एक बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ में आना, हमें पता है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पैसे जुटाना मतलब सिर्फ ओनली सिर्फ मेहनत। हम डकैती, किसी को चाकू मार के, किसी को ठग के नहीं कमा सकते यार। हमारा ईमान धर्म नहीं कहता है। हमारा ईमान धर्म कहता बेटा मेहनत कर और जम के कर, बहुत बड़े लेवल पे कर, ठीक है, छोड़ दे सब चीज। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि हमारा तोड़ी मेहनत है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी यार, चाहे कुछ भी हो, कितना भी कुछ होना, तो बंदे निकलते ही निकलते हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी मैं 8 से 9 बजे देता हूँ रिकॉर्ड क्लास, तो 11 बजे तक आ जाती है, तो थोड़ा वेट भी कर लिया करो, सोते सोते वीडियो देख लिया करो और कंटेंट बना लिया करो, ठीक है। सुबह भी बनाते हैं बच्चे, कोई नहीं आएगी। मैंने आपको बताया ना कई बार यार, मैं घर ही रहता हूँ। अब घर में ये है कि मुझे संभालना पड़ता है। जब आप जॉब लग जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। लोगों को उम्मीद होती है, लोगों को, घर वालों को उम्मीद होती है, पढ़ाया लिखाया है, यहाँ तक करवाया है, तो यार कभी उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें साथ नहीं दे तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो कल वीडियो ना देने का कारण था कि मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे रहना पड़ा यार। ऐसी स्थिति में तो मैं बिल्कुल भी मतलब यहाँ वहाँ नहीं कर सकता, है ना। माँ माँ होती है, जिसने जन्म दिया है, 9 महीने कोख में रखा है। और मैं तो अपने लाइफ में मानूंगा कि शायद यहाँ तक आने का सबसे बड़ा मकसद ही वो था। स्टैंड माँ थी। पिताजी तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, 90, जब मैं
5-6 साल का था, मुझे तो याद भी नहीं है बढ़िया से देखना, पिता की छत्र छाया पता ही नहीं है। माँ ही मेरे लिए पिता है और माँ ही जो है दोनों का किरदार है। तो हमेशा हौसला बनाए रखा। 2017 में मैंने बंदी रक्षक की पोस्ट छोड़ी थी। तो गांव भरों का माहौल होता है, मम्मी को मतलब बहुत लोगों ने बोला था कि सरकारी जॉब है कहाँ मिलती है, तो माँ का ही भरोसा था अपने बेटे पे, ठीक है। तो औरों का तो कहाँ था, तो माँ का भरोसा बहुत बड़ा होता है। तो उसी भरोसे पे आज यहाँ पहुँचे हैं। तो पेरेंट्स को भरोसा दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत, और पेरेंट्सों का अपने बच्चे पे भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है। वरना उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, मैं क्या बताऊँ। लेकिन सिर्फ ऑनली ऑन भाई था, जीजाजी थे, कोई भी था, हर कोई स्टैंड था जॉब के में, लेकिन माँ ने कहा नहीं, तुझे जो करना है कर अपनी लाइफ में, है ना, तुझे अपने आप पे भरोसा है और मुझे भी है, तू करेगा अच्छा। तो मैंने वहाँ से क्विट कर लिया। मैंने कहा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा जॉब, चाहे कुछ हो जाए। और भीषण बेरोजगारी थी, जिसे कह सकते हो 50 डिग्री। मैं आज यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने आप पे विश्वास करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि जॉब लगना मुश्किल है, जॉब करना ये, अगर मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ ना, जॉब लगना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है एक बार तरीके से तैयारी करना। अगर मेरिट 75-90 से जा रही है तो हम भी ला सकते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ अनियमितता आती है परीक्षा में, कुछ लोगों ने अगर मेहनत को तमाचा मारा है, तो इसमें क्या कह सकते हैं बताओ, है ना। उन लोगों को शायद मेहनत का और मेहनत करने वाले छात्रों का दर्द नहीं पता हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत गलत है जो भी है। अगर ऐसा होता है तो जब तक सबूत नहीं मिलते हम भी कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो बाकी यार मेहनत करो। हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। झेलना हमें ही पड़ता अंतिम रूप से, चाहे कुछ भी हो। तो मेहनत करें, मेरे साथ बड़े आ गए और मैं आपको आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। कई बार देखो यार, रेगुलर तो मैं आपको बताऊं कई बार नहीं हो पाता मेरे कहने, क्योंकि मेरी फिक्स जॉब भी नहीं है और मैं फैमिली से भी हूँ, मेरा परिवार भी है और मैं बहुत मजबूरियों वाला आदमी हूँ, है ना। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मेरी बड़ी दीदी है, आज लगभग 8-10 साल हो गए, तो उसका थोड़ा मेंटलिटी जो डिस्टर्ब है वो, ठीक है, मेंटलिटी डिस्टर्ब है। तो कई बार ठीक है ऐसा ही होता है, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कई बार वो ऐसे ही घूमते फिरते आ जाती है। तो फिर सभी लोग क्षेत्र में जानते हैं तो फ़ोन आ जाता है कि तेरी बहन यहाँ पहुँची। अब तो ठीक है, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। छोटी जी दीदी है, तो जीजा जी अभी जैसे ही मैं यहाँ आया लोहाघाट में तो एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कंधों पे। भाई है तो उसकी थोड़ी बैकबोन की प्रॉब्लम है, तो वो भी जिम्मेदारी है। अब माँ तो माँ ही होती है, वो एक एज में चली गई है, तो उसके लिए तो यार करना ही पड़ता है ना। तो कई बार बहुत भयंकर मजबूरी हो जाती है मेरी, बहुत बड़े लेवल की मजबूरी हो जाती है। मैं बताना नहीं चाहता था यार, लेकिन आप लोगों का विश्वास कई बार डगमगा जाता है। खुद मेरी वाइफ कहती है यार तुम रेगुलर नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। लेकिन कई बार वो भी बोलती है कि यार शायद बच्चों को आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी मजबूरी हो जाती है बहुत बड़े लेवल की। और कई बार जॉब भी हो जाती है, तो कई बार सडनली हमें निकलना भी पड़ता है और अपना भी पढ़ना पड़ता है कई बार, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई छात्र मिलने आ जाते हैं, ठीक है। फालतू यहाँ वहाँ जाना, किसी के घर जाना, जहाँ जाना, ये तो तब से ही छोड़ दिया जब से पढ़ना छोड़ दिया। फालतू किसी से दोस्ती यारी नहीं है, फालतू किसी से मतलब नहीं रखते हैं अभी भी, ठीक है। जो मतलब की बात है वही करते हैं और फालतू किसी से नहीं करना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यही करें। तो मजबूरी है यार मेरी, है ना, कई बार मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो इस स्थिति से मैं उभरा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उभरें, ठीक है। आप में विश्वास आए। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप में जो ओझल कॉन्फिडेंस हुआ इस बीच में, आप मुझे सोच के चले कि मैं किस स्थिति में हूँ। और आप देख रहे हो कि कंटिन्यू अपना तैयारी भी कर रहा हूँ, पेपर भी दे रहा हूँ। अभी कल अपर पीसीएस का आया था, तो 97 के आसपास में नंबर बन रहे, तो उम्मीद है कि प्री निकल जाएगा। तो मेंस की उसकी भी जुटना है। सुबह उठना कहाँ हो पाता है यार, रात को आपको वीडियो देने में 11 बार बज जाते हैं, तो फिर 6 घंटे तो सोना ही पड़ता है ना। फिर उसके बाद थोड़ा पानी हानी पिया, योगा किया, तो टाइम लग जाता है। तो 7:30 से बुक पकड़ी 10 बजे तक, फिर 10 बजे बाद फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं पब्लिक डीलिंग है। फिर 3-4 बजता है तो आपके लिए कंटेंट बनाना शुरू हो जाता है। तो फिर कहाँ मिलता है ऐसे में टाइम, बताओ।
और काफ़ी लंबे समय से घर वाले परेशान भी थे कि तू पढ़ाने ही में है, पढ़ने में ही है। अब क्या बताएं उनको, है ना। तो आपको बता सकता हूँ, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हो, क्योंकि आपका मैं बड़ा भाई हूँ। आप टीचर ना भी माने तो आप लोग, उम्मीद है कि मेरी मजबूरियों को समझ सकते हो। मैं किसी दूसरे ज़िले में होता और वहीं पे डेरा लगा के जमा होता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं घर में ही हूँ, ठीक है, घर में ही रहता हूँ, घर ही मेरा ब्लॉक है, यहीं जॉब है। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो कई बार हो जाता है, ये समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा स्टैंड आपके साथ है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स खींचूँ और आप लोगों के लिए कर पाऊँ। लेकिन जो भी करूँगा, जो भी लेक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अभी तो पटवारी का टाइम है, तो पटवारी तक तो मैं आपका लेवल बहुत अच्छे लेवल पे कर दूंगा। आर ओ पीरी भी आएगा तो एक अच्छा लेवल बना दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है यार, वो एग्जिट हो जाना, और जिसको आ रहा है वो जुड़े रहना, आगे आगे चलते रहिएगा, आपको मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है, ठीक है, तो उसको मैं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को शुभ रात्रि, ठीक है, चलिए।